So beta, you have already done the preparation of alcohol. Today we start with preparation of phenols. ठीक? I want to do to you to do the properties, that is chemical properties collectively. That is why we are doing preparation first. So the first preparation that you have done in previous chapter also, that is Dow's process. In which you have taken, let me, chlorobenzene in NaOH, giving the drastic condition you got phenoxide. Heating with dilute HCl, you are getting phenol. So this is the first method to prepare phenol from chlorobenzene. Next is from benzene. और बेंजीन, सबसे पहले बेंजीन की सल्फोनेशन करवानी है. For the sulfonation you need benzene plus oleum. Oleum क्या होता है? That is SO3 plus H2SO4. That is oleum. Then giving the basic condition, Simranpreet is still joining. Then acidic condition, you will get phenol. ये रिएक्शन आपको ऐसे ही याद करनी है, ठीक है? बेसिक कंडीशन में सॉल्ट बन जाएगा. एसिडिक में सॉल्ट को जब एसिड से ट्रीट करोगे, एसिड का हाइड्रोजन यहाँ के लग जाता है. Then if you remember again बेटे सैंडमेयर एंड गेटरमैन रिएक्शन, क्या किया था उसमें? If you remember, you have taken aniline, उसको नाइट्रस एसिड से ट्रीट किया था आपने. This is aniline. ये नाइट्रस एसिड हमें कहाँ से आया था? NO2 को जब HCl से रिएक्ट किया था, और ये रिएक्शन हम 0 to 5 डिग्री पे करते थे, तो we got nitrous acid. This nitrous acid in presence of HCl is giving you diazonium. This is benzene, diazonium, अगर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को फर्दर एक्ट कर देते हम, तो हमें क्या मिलता था? क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, सैंडमेयर या गेटरमैन में.
देखो बेटे, जब भी एनिलीन की या कोई भी अमीन की, अगर हम एलिफेटिक अमीन की भी बात करें, तो आपको एलिफेटिक अमीन से भी मिला था एल्कोहल, याद करो। लास्ट रिएक्शन यही लिखी थी कल, RNH2 प्लस HONO लिखी थी लास्ट रिएक्शन जो प्रिपरेशन करी थी अल्कोहल की, दैट इज RNH2HONO, इफ यू रिमेम्बर। क्योंकि अमीन जब नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करता है, जो अल्कोहल है वैसे ही बन जाते हैं। जो फिनॉल्स हैं, फिनॉल बहन है ना अल्कोहल की, बेंजीन के ऊपर OH लग गया। अगर तो डाइजोनियम्स के से आप फर्दर प्रोडक्ट बनाना चाहते हो तो आपको ठंडा ठंडा रखना पड़ेगा, आइस में रखना पड़ेगा। अगर आप डाइजोनियम को आइस के बाहर ले आए तो फिनॉल बन जाती है, सिंपल सी बात है। जब तक वो आइस में है, आपने एक टेस्ट ट्यूब में सोडियम नाइट्राइट लिया और HCl लिया, ये HONO दिया आपको। इस HONO को आपने एनिलीन में डालना तो आपको बेंजीन डाइजोनियम है। अब फर्दर इसको रिएक्ट करना है और सैंड में और गैटर में रिएक्शन करनी है, ठंडे ठंडे में रिएक्ट करना पड़ेगा। जैसे इसको आपने गर्म किया ना, वैसे ही फिनॉल मिल जाना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अब, डाइजोनियम को वाटर की प्रेजेंस में वार्म करेंगे तो हमें फिनॉल मिल जाए। आपको ये सीधी रिएक्शन नहीं लिख आती, आपको कहेंगे कन्वर्ट एनिलीन इनटू फिनॉल। तो एनिलीन से पहले आप डाइजोनियम बना के दिखाइयो, फिर वाटर की प्रेजेंस में वार्म करते हो, फिर जाके आपकी फिनॉल बनती है। ठीक है, यह पूछेंगे व्हाट हैपेंड व्हेन aniline is treated with HONO या NaNO2 plus HCl। अकेला HONO भी लिख सकते हैं या NaNO2 plus HCl, that is, and if the reaction mixture is warm, तो क्या बना, फिनॉल। ये MCQs है, तो यू मस्ट बी रेडी विद एवरी टाइप ऑफ द क्वेश्चन, कि आपको दोनों टाइप में कंफ्यूज कर सकते हैं। या तो आपको एनिलीन से पूछा जा सकता है और एनिलीन को अकेला आपको नाइट्रस एसिड से रिएक्ट करवा सकते हैं, या आपको बोल सकते हैं NaNO2 प्लस HCl से रिएक्ट कर रहे हो, बोथ द वेज। ड्रिलिंग करनी शुरू करो। टुडे यू आर हैविंग टेस्ट ऑफ हेलोल्केन हेलोरीन, जरा देख लेना उसको। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, आज तक अगर फिनॉल में प्रिपरेशन आई हैं अभी तक, या तो डाउस प्रोसेस सीधा नेमिंग है, या ये जो मैंने बताया अभी, और नेक्स्ट रिएक्शन फ्रॉम क्यूमीन, ये बहुत बारी पूछी गई, बहुत बारी एग्जाम में, ये आपको इवन MCQs में भी पूछी जा सकती है। ठीक है, क्यूमीन, व्हाट इज क्यूमीन, दैट इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन। Very surprising, today there are 43 participants. So this is bete isopropyl, that is cumene. दिस इन ऑक्सीडेशन, इसे कहते हैं, इसकी क्या हो रही है, एरियल ऑक्सीडेशन।
we will get an intermediate. ये बहुत बारी पूछा गया है, प्रिपेयर फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन। लिखा करो, लिखते क्यों नहीं बेटे? प्रैक्टिस करो तभी आएगी ऑर्गेनिक। हमें आती होती है, हम फिर भी राइट करके देखते हैं कि कोई गड़बड़ी ना हो जाए, लिखते लिखते कुछ गड़बड़ी ना हो जाए। देन आप इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे, ये टूट जाएगा बेटे, वी विल गेट फिनॉल ओवर हियर और ये कीटोन बन जाता है। Got it? So you can get prepared phenol from cumene. Now, what is the end product of aerial oxidation followed by hydrolysis of cumene? MCQs हैं again. Any type बेटे, कोई मर्जी अब एग्जामिनर हूं मैं क्या बोल सकती हूँ? What will be the end product if you will react cumene? Cumene will go under aerial oxidation followed by acidic hydrolysis. जैसे मर्जी। क्यूमीन भी बनाना फ्रॉम बेंजीन कह सकते हैं। बेंजीन रिएक्शन करके इससे आइसोप्रोपाइल क्लोराइड लगा के, कैसे लगाओगे आइसोप्रोपाइल क्लोराइड? आइसोप्रोपाइल ग्रुप कैसे लगाओगे? फीडर क्राफ्ट एल्काइलेशन करके। आर ग्रुप तभी आता है बेंजीन के ऊपर। You have heard about Friedel Craft alkylation? That is RCl group in the presence of aluminium chloride. तो R ग्रुप आ जाता है बेंजीन के ऊपर, ये R ग्रुप ही है। और ये R ग्रुप कैसे आएगा? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन से। पढ़ना शुरू करो। नेक्स्ट इज बेटे, starting with the physical properties of alcohols. Just listen to me, the physical properties, note to write down, it is given in the books, just आपकी conceptual होती हैं। Basic two properties are there, that is boiling point and solubility. The two basic property you have to study, that is boiling point and other one is solubility. If the question will be asked, it will ask from these two properties, that's it. So boiling point, अल्कोहल के पास OH ग्रुप है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, कर सकता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एल्केन्स, इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा या कम? ज्यादा होगा, क्योंकि वॉन्डरवल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? इसको बॉयल करने के लिए है ना। बॉइलिंग पॉइंट, अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो आपको लिक्विड को गैस में चेंज करने के लिए टाइम ज्यादा लगेगा। अब हाइड्रोजन बॉन्ड तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, एल्केन में है ही क्या? CH3 CH3 CH3, है ना, कुछ ऐसा ही है सब कुछ। कार्बन और हाइड्रोजन है, सिर्फ वीक वॉन्डरवल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। अगर वीक वॉन्डरवल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, उन्होंने क्या बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करना है। आपको पता है कि हाइड्रोकार्बन, अब इथेनॉल कहाँ लिक्विड है? इथेन का भी लिक्विड देखी है आपने? अल्कोहल की, ठीक है। फिनॉल का कम हो जाएगा बेटे, हाइड्रोकार्बन जो ग्रुप है ना, बड़ा सारा बेंजीन, वो मास कर लेगा OH को। ठीक है।
एल्केन्स जो हैं बेटे, देखो आप सीधी आपके पास एग्जाम्पल पड़ी है, आपको दिमाग ज्यादा चलाने की जरूरत नहीं है। एक तरफ मैं इथेन रख दूं, एक तरफ इथेनॉल रख दूं, कौन लिक्विड है? इथेन लिक्विड सुनी है, क्योंकि वंडरबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वहां पे। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। जैसे जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीज होगी वैसे वैसे क्या हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। जैसे जैसे सरफेस एरिया कम होता है, मतलब ब्रांचिंग बढ़ती है, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। छोटू सा जो गोल सा गोला होगा ना, इतना सा, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। जितना मोटा फैला होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। अब आ जाए सॉलिबिलिटी पे। सॉलिबिलिटी की बात करें, सॉलेबल ये है वाटर में, अल्कोहल वाटर में सॉलेबल है। इथेनॉल देखिए वाटर में सॉलेबल होते हैं। यू नो कि अल्कोहल सॉलेबल है वाटर में। 8th क्लास का क्यों सॉलेबल है? अगेन ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं। देखो बेटे, वाटर में दो ही चीजें सॉलेबल होती हैं, या तो वो वाटर में जाके हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ले या आयोनाइज कर दे। आयनिक कंपाउंड क्यों सॉलेबल है? क्योंकि वो आयंस बनाते हैं। ऐसे को जैसे ग्लूकोज हो गया, ये अल्कोहल हो गया, ऐसे कंपाउंड आयोनाइज नहीं करते वाटर में जाके, पर वो सॉलेबल है क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। या तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी इंथैल्पी रिलीज हो जाएगी तब भी, या आयोनाइज हो जाएंगे। बस ब्रांचिंग इंक्रीज करने से सॉलेबिलिटी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी? सॉलेबिलिटी इंक्रीज करेगी, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। ठीक है, सॉलेबिलिटी इंक्रीज इसलिए करती है, जब वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल बन जाते हैं तो वो इजिली सॉलेबल होंगे। जितना बड़ा होगा, जितना बड़ा होगा उतना क्या होगा, आपस में बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग है उनकी। बेटे जब सीधी चेन होती है, ये एक सीधी चेन है, ये उसके ऊपर एक दूसरी सीधी चेन है, ये तीसरी है, ये तीनों में बॉन्डिंग ज्यादा है तो इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। अब मैंने एक सरफेस एरिया कम कर दिया, इसको बंद कर दिया, आपस में बॉन्डिंग कम होगी पर दूसरे में सॉलिबिलिटी बढ़ेगी। छोटा साइज हो गया ना, जितना कोई आप बारीक शुगर क्रश करके डालते हो तो जल्दी डिजोल्व होती है भाई। एग्जाम्पल है आपके पास, शुगर के क्रिस्टल्स डालोगे जल्दी डिजोल्व नहीं होते। जितना कोई छोटा मॉलिक्यूल बनता जाएगा, सरफेस एरिया कम होता जाएगा, उतना वो ज्यादा डिजोल्व होता जाएगा। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज पे आ जाएं अब। अल्कोहल 3 टाइप की रिएक्शन शो करती है बेटे अकॉर्डिंग टू केमिकल प्रॉपर्टीज। एक टाइप की रिएक्शन आप ऑलरेडी कर चुके हो जब आपने हेलो एल्केन्स प्रिपेयर करे थे। तो एक प्रॉपर्टी है जब ROH, ये केमिकल रिएक्शन है ऐसी वाली, मतलब जब अल्कोहल में से H पॉजिटिव निकले, ये वाला बॉन्ड क्लीव हो, जब ये वाला बॉन्ड क्लीव हो। या दूसरी प्रॉपर्टी है जब ये वाला बॉन्ड क्लीव हो। या तीसरी प्रॉपर्टी है मॉलिक्यूल एज होल। ठीक है, या तो O और H का बॉन्ड क्लीव हो जाए, मतलब H अलग हो जाए। H कब अलग होगा? जब H पॉजिटिव की फॉर्म में रिलीज होगा तभी अलग होगा। हमने अगर ROH में से H अलग करना है तो H पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर आएगा तभी। तो यहाँ पे आप कौन सी नेचर की बात करोगे? एसिडिक नेचर की। जब कोई चीज H पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर आती है तो उसकी एसिडिक नेचर की बात करते हैं हम। ठीक है, या तो OH टूट जाए, जैसे हम जब हेलो एल्केन को प्रिपेयर किया था ग्रूस प्रोसेस के साथ, OH निकला था। डार्जन रिएक्शन में OH ही तो बाहर आया था। PCl5 PCl3 में OH ही तो बाहर आया था।
मतलब जितनी भी प्रेपरेशन करी थी हेलो एल्केन की वो यही थी कि OH का टूटना, Cl Br ऐसे ग्रुप्स का आना, ठीक। या मॉलिक्यूल एज ए होल, मतलब पूरे मॉलिक्यूल को कोई इफेक्ट पड़े, जैसे कि इनकी ऑक्सीडेशन करवा दें तो पूरा मॉलिक्यूल अल्कोहल से एल्डिहाइड बनेगा, पूरा मॉलिक्यूल अल्कोहल से एसिड बनेगा। समझ आई? अब क्या समझाना, जब H की तरह ये आता है, बाकी ये ग्रुप बचता है। ये ग्रुप क्या है? एक न्यूक्लियोफाइल। ठीक है। जब OH निकल जाएगा तो R+ होगा, तो ये किस तरह बिहेव करेगा? एज एन इलेक्ट्रोफाइल। समझ आ रही है? अब आप ये समझो कि अल्कोहल बेसिक 3 काइंड ऑफ रिएक्शन जाती हैं, या तो वो H+ निकालेंगी, या वो OH निकालेंगी, या पूरा का पूरा मॉलिक्यूल ही रिएक्ट करेगा। जब हम H निकालने की बात करते हैं तो उसकी एसिडिक नेचर की बात करोगे आप। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। रिएक्शन इन्वॉल्विंग if you will react alcohol with the metal, जो इलेक्ट्रॉन जल्दी दे जाता है, दैट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, H निकलेगा। अगर आप याद करो एसिड प्लस मेटल क्या देते हैं आपको? 10th क्लास है ये, तो ये सोच लो। कोई जिंक प्लस HCl लिखना जरा, जिंक प्लस HCl। सॉल्ट प्लस। अब इस टाइम ये कैसे रिएक्ट कर रहा है? एसिड की तरह, तो यहाँ पे भी तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिलेगी। सही बात है। बेटे अल्कोहल है, अल्कोहल को आपने कैसे ज्यूम किया? एक एसिड की तरह। एसिड ने H देना है, बाकी एसिड का Cl बचता है ना, वैसे इस केस में एसिड का क्या बचा? OR। OR मेटल के साथ एक्ट करेगा ना, जैसे Cl जिंक के साथ एक्ट किए तो जिंक क्लोराइड मिली, अब RON नहीं मिलेगा। समझ आ गई? क्या नहीं समझ आया? एक एसिड, एक आप बात करते थे, अभी तो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करते हो। चल हम रिएक्टिविटी सीरीज पे चले जाते हैं ना। द मेटल विच इज लाइंग अबव इन द रिएक्टिविटी सीरीज एंड हाइड्रोजन will displace the hydrogen from acid. Class 10th, क्लास टेंथ में आप क्या करते थे? कोई भी, अब मैंने एग्जांपल ली जिंक, ऐसे कोई भी मेटल ले लो, हम Na की बात करें, Na प्लस HCl, तो आपको क्या मिलेगा? NaCl प्लस हाइड्रोजन। अब इस HCl की जगह पे वहां पे अल्कोहल है, तो अल्कोहल का सॉल्ट नहीं मिलेगा, दैट इज सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक है, दिस इज सोडियम नाउ। अगर मैं टर्शरी अल्कोहल लेती हूँ, फिर टेक टर्शरी अल्कोहल,
टर्शियरी अल्कोहल, ओनली टर्शियरी अल्कोहल इज रिएक्टिंग विद एल्युमिनियम, क्योंकि एल्युमिनियम इतना इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं है। तो वही सेम you will get salt and you will get hydrogen gas. अब एल्कोहल्स इतने स्ट्रॉन्ग एसिड भी नहीं है, एल्कोहल इवन वीक एसिड है वाटर से भी। ये तो बेटे इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल था, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता था। इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव कंबाइन होके सॉल्ट बना, क्योंकि ये अपनी एलिमेंट्री स्टेट में पड़ा था। अगर मैं इसको एलिमेंट्री स्टेट में ना रख के इसको इसकी बेस की स्टेट में लेके आऊं, तो ये रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि इस रिएक्शन में ये स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। समझ गए? अकेले मेटल्स के साथ रिएक्ट करना आसान है, क्योंकि मेटल अपनी नेटिव स्टेट्स में पड़े हैं और मेटल ने इलेक्ट्रॉन लूज करने ही करने हैं। समझ आ रही है? मगर अगर अब स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें तो एसिड भी होना चाहिए कि ये पूरा एसिड की तरह रिएक्ट करे, पूरा एसिड की तरह ये बिहेव नहीं करता। ठीक है, अब ऐसा क्यों? एक तरफ आपके पास वाटर है, एक तरफ अल्कोहल है। ये वाटर है, वाटर के पास अगर स्ट्रॉन्ग बेस आएगा तो ये H+ रिलीज करेगा, करेगा। वैसे अल्कोहल के पास अगर स्ट्रॉन्ग बेस आएगा तो ये भी H+ रिलीज करेगा। अब H+ तभी रिलीज होगा कि ये ऑक्सीजन जो है इससे इलेक्ट्रॉन खींचे। ये जो बॉन्ड है ये कोवलेंट बॉन्ड है। H+ का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन नहीं लेके जा रहा। H+ का निकलने का मतलब है कि जब ये टूट रहा है तो ये RO नेगेटिव बन रहा है और ये H पॉजिटिव बन रहा है। ठीक है, वाटर का टूटने का मतलब है कि ये HO नेगेटिव बनता है और ये H पॉजिटिव बन रहा है। ये H पॉजिटिव इसलिए बन रहा है क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको देके जा रहा है। ये H पॉजिटिव इसलिए बन रहा है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको देके जा रहा है। अब इस ऑक्सीजन के पीछे +I वाला R ग्रुप पड़ा है। मिथाइल ग्रुप का क्या इफेक्ट होता है? +I इंडक्टिव इफेक्ट। दिस मिथाइल ग्रुप has an effect which is known as +I inductive effect, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन देता है क्लास +1। अब जब ऑक्सीजन को पीछे से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, ये हाइड्रोजन से क्यों खींचेगा? जब कोई इसको पीछे से इलेक्ट्रॉन दे रहा है +I के कारण, ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन भाई क्यों खींचेगा? अगर हाइड्रोजन से इतनी टेंडेंसी से इलेक्ट्रॉन खींच ही नहीं पाएगा तो हाइड्रोजन क्या H पॉजिटिव की फॉर्म में निकल पाएगी? नहीं निकल पाएगी। वाटर में ही ऐसा कोई ग्रुप है ही नहीं, वाटर के पीछे H ही लगा हुआ है और H इलेक्ट्रॉन नहीं देता। अगर इसके पास अगर एसिड आता है तो ये फिर भी
या बेस आता है तो ये फिर भी एसिड की तरह बिहेव करता है, दैट इज व्हाई इट इज एम्फोटेरिक। अगर NaOH में वाटर डालोगे तो आपको OH नेगेटिव रिलीज होते हैं। समझ आ रही है? आपसे पूछा जाता है कि व्हाई अल्कोहल आर लेस एसिडिक इवन देन वाटर। फिनॉल से तो है ही है, फिनॉल तो मोर बेसिक वाला कंसेप्ट करेंगे ही करेंगे कि फिनॉल ज्यादा, सॉरी एसिडिक वाला, कि फिनॉल ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू अल्कोहल्स। बट अल्कोहल आर वीक एसिड, वीक देन वाटर इटसेल्फ, क्योंकि इनके पास R ग्रुप लगा हुआ है। यहां ये RO, मैं ऑक्सीजन हूं, यहां मेरे हाइड्रोजन लगी है, यहाँ पे एक R ग्रुप लगा है, मैं हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच रही हूँ, ये हाइड्रोजन निकल तो H पॉजिटिव की फॉर्म में, पर पीछे से मुझे कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मेरी खींचने की टेंडेंसी कम हो रही है, क्योंकि मुझे तो इलेक्ट्रॉन यहां से खींचने थे, ऊपर नेगेटिव चार्ज लेके आना था, पर पीछे वाला इलेक्ट्रॉन दे रहा है मुझे, वो विलिंगली इलेक्ट्रॉन दे रहा है। समझ आ रही है? क्योंकि इनके पीछे R ग्रुप लगा होता है, द R ग्रुप हैज प्लस I इंडक्टिव फैक्ट। जैसे जैसे R ग्रुप बढ़ता जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे अल्कोहल और भी लेस एसिडिक होता जाएगा। ठीक है? तो अल्कोहल सिर्फ एसिडिक नेचर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स के साथ दिखाता है, सबके साथ नहीं। ये नहीं कि यहाँ पे पड़ा है अल्कोहल एसिडिक है, अब HCl यहाँ पे पड़ा है तो एसिडिक ही है, उसने H+ देने ही देने हैं वाटर में जाके, इसने नहीं देने जाके, इसको तो स्ट्रॉन्ग बेस जरूरी है इसमें से H+ निकालने के लिए। तभी तो हम जो ब्रॉन्स्टन लॉरी कंसेप्ट करते थे, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स वाला, +1, there are so many concept of acid base, Arrhenius, Bronston Lowry, Lewis acid base concept। ठीक है? तो ये एक इसका जो, जब ब्रॉन्स्टन लॉरी कंसेप्ट में जाओगे, ये एसिडिक स्ट्रेंथ शो करेगा जब इसके पास स्ट्रॉन्ग बेस होगा, अदरवाइज नहीं। मैं अल्कोहल को वाटर में डाल दूं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, HCl को वाटर में डाल दूं, 10th क्लास की बातें हैं आपकी ये। अगर आप याद करो ना कि आपको एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता था कि ग्लूकोज और अल्कोहल को पानी में डालते हो तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, मगर जब आप एसिड को वाटर में या बेस में वाटर में डालते हो तब क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, क्योंकि वो आयोनाइज हो जाते थे, ये आयोनाइज नहीं होते, ये पानी में जाके आपको H+ नहीं देता। मगर अगर आप N मेटल लेके आओगे ना इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तभी आपको H+ देगा ये।